बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कंटिन्यूशन है पिछले 2 लेक्चर की, थर्ड पार्ट है और हम सप्लायर ऑफ़र को डिस्कस कर रहे थे। तो मैं ये बता दूं कि जब मैं किसी को ऑफ़र दूंगा, किसी के RFQ के अगेंस्ट कोटेशन दूंगा, तो किस तरह से वो मतलब मेरी कोशिश होगी कि जब भी वो मेरी कोटेशन को देखे प्रोक्योरमेंट वाला बंदा, तो उसको पता लगे कि यार ये कोटेशन जो है ना, ये बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी मुझे देगी। अगर मैं इससे प्रोक्योर करता हूँ इस आइटम को, तो ये मुझे बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी रिटर्न करेगी। यानी बस एक नज़र वो ऐसे ऊपर से नीचे जाएगा और वो फैसला कर लेगा कि ओके ये शॉर्ट लिस्टेड है या इससे मैं आगे काम इससे करूँगा। तो ये वो कैसे इसको देखेगा? तो ये पैटर्न होना चाहिए सप्लायर की कोटेशन का, और अगर ये पैटर्न नहीं होता तो प्रोक्योरमेंट वालों को बताना चाहिए कि भाई आप इस पैटर्न के ऊपर अपनी कोटेशन दें, ताकि मुझे मेरा टाइम कम वेस्ट हो, मैं बेहतर अंडरस्टैंड कर सकूँ आपकी प्रोडक्ट को और आपके वो सारे पॉइंट जो आपकी कोटेशन में होने चाहिए, और मुझे फ़ैसला करने में आसानी हो कम से कम टाइम में। अच्छा, नंबर 1 तो ये मेरी प्रोडक्ट है, कोई भी XYZ एक डिसइंफेक्टेंट है और इसकी प्राइस है 3750 रुपीज़ पर लीटर, 3750 रुपये पर लीटर है। और पैकिंग इसकी 1 लीटर बॉटल है। ओरिजिन इसका कैनेडा है कि ये कैनेडा से इंपोर्ट की गई है, और इसकी डिल्यूशन रेशो है 4 ml इंटू 1 लीटर वाटर। बेसिकली जितने भी केमिकल होते हैं ये सारे कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। आप इसको फर्दर जब यूज़ करते हैं तो उस वक्त डिल्यूट कर लें, ताकि ये कॉस्ट फैक्टर होते हैं जो कंसनट्रेटेड होते हैं। तो डिल्यूशन रेशो जो होती है वो उसके ऊपर पैक के ऊपर भी लिखी होती है, कोटेशन में भी लिखी होती है, और जब डेमोन्स्ट्रेशन को आया जाता है स्टार्ट में कंपनी को कोई भी नई प्रोडक्ट, तो उस वक्त भी उनको पूरा ट्रेंड कर दिया जाता है। तो अब ये जो 4 ml इंटू 1 लीटर वाटर है, इसका मतलब है कि 1 लीटर विल मेक 250 लीटर रेडी टू यूज़ डिसइंफेक्टेंट। 1 लीटर से आप 250 लीटर रेडी टू यूज़ डिसइंफेक्टेंट बना सकते हैं। और जब आप 3750 रुपीज़ को 250 जो कि रेडी टू यूज़ बन जाना है डिल्यूट करके, तो उस पर डिवाइड करते हैं, तो आपको इसकी कॉस्ट पड़ेगी 15 रुपये पर लीटर। अब ये जो 15 रुपये पर लीटर आपको कॉस्ट पड़ रही है इसकी, उसको आप फर्दर जब देखेंगे कि 1 लीटर कितने एरिया को कवर करेगा, तो हम कोटेशन में मेंशन कर देंगे कि 1 लीटर जो रेडी टू यूज़ डिसइंफेक्टेड होगा वो 15 स्क्वायर मीटर को स्प्रे कर सकता है या डिसइंफेक्ट कर सकता है। तो अब ये जो 15 स्क्वायर मीटर एरिया है, इसको अगर आप देखेंगे तो 1 मीटर में 3 फिट होते हैं, स्क्वायर फिट होते हैं 1 मीटर में। तो अब ये कोई 45 यानी 45 बाई 45 का जो हॉल होगा, उसको 1 लीटर रेडी टू यूज़ डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके डिसइंफेक्ट कर देगा। तो इसका मतलब कि 15 रुपये में आपका 40 बाई 40 स्क्वायर फीट का जो रूम होगा वो 15 रुपये में डिसइंफेक्ट हो जाएगा। अब अगर आपकी डेली एक शिफ्ट चल रही है और इस एरिया का हाल है, तो वो 15 रुपये पर डे कॉस्ट करेगा। अगर 2 शिफ्ट चल रही हैं तो 30 रुपये पर डे कॉस्ट करेगा, 3 चल रही हैं तो 45 रुपीज़ पर डे कॉस्ट करेगा। और जितने दिन प्रोडक्शन चलती है, ऐसे 25 से 26 दिन चलती है, बाकी संडे की छुट्टियां निकल जाती हैं या 2 हॉलीडेज़ होती हैं, सैटरडे संडे, तो 22 दिन आ जाएंगे। तो उतने से आप मल्टीप्लाई करें तो आपको मंथली कॉस्ट आ जाएगी। तो अब ये जो मंथली कॉस्ट कोटेशन में लिखी हुई है कि जी ये प्रोडक्ट की कॉस्ट है। अब अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट कोई प्रोक्योरमेंट कोई प्रोफेशनल देखता है कि यार ये 1 लीटर डिसइंफेक्टेंट तो 3750 रुपये का आ रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी कॉस्ट है। लेकिन जब उसको पूरी बाइफिकेशन दी जाएगी, जो डिटेल दी जा रही है कि जी ये जो है ये कंसनट्रेटेड है, इस तरह से आप इसको डिल्यूट करें, और जब डिल्यूट करके आप इसको जो इसका यूजेज है वो इतने स्क्वायर मीटर में इतना है, तो इस तरह से आपकी कॉस्ट पर डे जो इतनी आएगी, और डेली आपका जो डिसइंफेक्शन का बजट है वो इतना हो सकता है। तो ये उसको एक क्विक ओवरव्यू है जिससे वो फ़ौरन ही इसको शॉर्ट लिस्ट कर सकता है। फर्दर आप वही जो नीचे टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, ये प्राइस की बाइफिकेशन है। प्राइस से उसको ये आइडिया हो जाएगा कि मैं कितना कॉस्ट इफेक्टिवली एक प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता हूँ।
और जो बाकी टर्म्स एंड कंडीशन है कि इसकी डिलीवरी क्या है, तो हम सब चीज़ें डिलीवर्ड देते हैं जितने भी लोग हैं। जैसे मतलब मैं अपनी कोटेशन की बात करूं तो हम उसको डिलीवर देंगे, वो पाकिस्तान में किसी भी जगह अवेलेबल है। पैकिंग जो है वो उसमें शामिल होती है, कॉस्ट में वो लिखी जाए, फ्रीक्वेंसी रेडी अवेलेबल है और हम इस स्टॉक को मेंटेन करते हैं तो मैं उसको रेडी अवेलेबल लिखूँगा। लीड टाइम रेडी अवेलेबल है, ये भी कोई लीड टाइम नहीं है इसमें रिक्वायर्ड, जैसे ही ऑर्डर आएगा सेम डे या नेक्स्ट डे सप्लाई हो जाएगा। क्वालिटी हमारे सारे केमिकल जो है हलाल सर्टिफाइड हैं, फूड ग्रेड है और उसमें डॉक्यूमेंटेड है, MSDS हैं, टेक्निकल डाटा शीट है, एनालिसिस सर्टिफिकेट्स हैं, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके। तो इस तरह से हम उसको मेंशन करेंगे कि ये सब चीज़ें अवेलेबल है ताकि आपके कोई इंटरनल ऑडिट है, एक्सटर्नल ऑडिट है, उसमें हेल्पफुल चीज़ें हो सकें। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, नो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, आप कुछ भी 1 लीटर से लेके आप मैक्सिमम जहाँ पे भी ख़रीदना चाहते हैं तो क्वांटिटी अवेलेबल है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है क्वांटिटी के जी इतना ऑर्डर लाजमी दें। पेमेंट टर्म्स हम क्रेडिट पे चले जाते हैं क्योंकि ये मंथली रिपीट ऑर्डर होते हैं तो हमें उसमें कैश की इतना कोई जल्दी नहीं होती कि ये मतलब ये वन टाइम सेल नहीं है कि हमने आपको एक दफ़ा सेल की और पैसे पकड़े और बस ख़त्म हो गया। तो चूँकि रिपीट ऑर्डर चलते हैं मंथली, तो जो भी आपकी रूटीन की टर्म होती हैं क्रेडिट टर्म्स, वो 15 डेज़ है, 1 मंथ है, 2 मंथ है, तो हम उस पर एग्री कर जाते हैं विदाउट एनी प्राइस राइज़ किए। तो इस तरह से जब ये सारी चीज़ें डिटेल वहाँ पे होगी तो एक प्रोक्योरमेंट वालों को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी कि भाई मैं जो रिटर्न ले रहा हूँ इस अमाउंट के अगेंस्ट क्या वो बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी है। अच्छा, नेक्स्ट है एक्सप्रेस एंड इम्प्लाई टर्म्स। बेसिकली हम कंट्रैक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। जब 2, 3, 4 पार्ट चलते हैं वीडियो में एक दिन के गैप से, तो वो जो असल टॉपिक होता है वो हम भूल जाते हैं। तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि हम स्टेजेस ऑफ सोर्सिंग प्रोसेस को देख रहे हैं और सोर्सिंग प्रोसेस के, और ये है प्रोक्योरमेंट साइकिल में। प्रोक्योरमेंट साइकिल को हमने देखा था कि 1 से 13 पॉइंट होते हैं जहाँ पर हम किसी भी गुड सर्विसेज की प्रोक्योरमेंट जब करते हैं तो उन 1 से 13 पॉइंट तक हमें सारे स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। और अगर हम उन स्टेप को फॉलो नहीं करते तो इसको फिर जो प्रॉब्लम हो सकते हैं उसको फिर हमने आगे देखा था प्री एंड पोस्ट अवार्ड कंट्रैक्ट में, कि अगर हम उनको नहीं फॉलो करते तो क्या प्रॉब्लम होंगे। तो जब प्रॉब्लम होते हैं तो फिर अल्टीमेटली हम सोचते हैं कि इन प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है। तो इसका मतलब कि हमें पीछे गुड वर्किंग करनी चाहिए। जो 1 से 13 पॉइंट है प्रोक्योरमेंट साइकिल के, वहाँ पे कुछ गुड वर्किंग करनी चाहिए। और वो गुड वर्किंग क्या है? वो गुड वर्किंग स्टेजेस ऑफ सोर्सिंग प्रोसेस है कि किस तरह से हम प्रोक्योरमेंट साइकिल में सोर्स कर सकते हैं प्रोसेस की डिफरेंट स्टेजेस को। तो वो जो डिफरेंट स्टेजेस हम सोर्स कर सकते हैं प्रोक्योरमेंट साइकिल में, उनको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर 1 है क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि हम जितना बेहतर कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं वो प्रोक्योरमेंट की गुड वैल्यू, बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी है। प्रोक्योरमेंट की गुड वर्किंग है कि कॉन्ट्रैक्ट अप टू डेट और प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें आप किसी भी किस्म के लिटिगेशन में ना जाएं, किसी प्रॉब्लम में ना जाए बाद में। तो कॉन्ट्रैक्ट पे फोकस करना चाहिए। नंबर 2 आपको सप्लायर सिलेक्शन में फोकस करना चाहिए। नंबर 3 आपको कॉन्ट्रैक्ट और सप्लायर जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट है उस पर फोकस करना चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों को कैसे आप फोकस करेंगे वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम इनको प्रोसेस कैसे करेंगे, क्या चीज़ें देखेंगे कि ये चीज़ें होंगी तो हमारी वर्किंग को गुड वर्किंग समझा जाएगा। तो फर्स्ट अभी हम देख रहे हैं कि क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो ये जो पीछे पार्ट 1, 2 और 3 ये वाला चल रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए चीज़ें हम देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के पीछे क्या क्या वर्किंग होती है, किस तरह से हम उसे प्रिपेयर करते हैं। तो नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही एक्सप्रेस एंड इम्प्लाई टर्म्स। कॉन्ट्रैक्ट में 2 तरह की टर्म्स होती हैं। एक तो एक्सप्रेस कर दी जाती हैं, यानी कि उसमें राइटिंग में आ जाती है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है वो एक्सप्रेस टर्म्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की। नंबर 2 होती हैं इम्प्लाई टर्म्स, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी नहीं होती लेकिन अंडरस्टूड होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है
और वो जो भी वो टेरिटरी होती है, रीजन होता है, कंट्री होता है, उसके मुताबिक होती हैं। बुक में जो लिखा हुआ था वो मैं बोल देता हूँ। इन ए कंट्रैक्ट देयर आर टू टाइप ऑफ टर्म्स, एक्सप्रेस टर्म्स आर एनी विच इज़ सेड आर रिटन। एक्सप्रेस टर्म वो होती है जो कि रिटन हो और लिख दी जाए कंट्रैक्ट के अंदर। That is agreed between the two parties. These will be specifically written into the contract. All the detail नेक्स्ट वो डिटेल दी हुई है टेबल के अंदर, वो मैं आगे बोल दूंगा। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन कंट्रैक्ट के अंदर राइटिंग में होती हैं वो एक्सप्रेस टर्म्स होती हैं। Implied terms are assumed to exist and are likely to common law. Such terms do not have to be mentioned in the contract. By law they are present even if not shown. तो implied terms वो होती हैं जो कि कंट्रैक्ट का जो अंडरस्टूड होती हैं कि ये कंट्रैक्ट है सर, लेकिन कंट्रैक्ट के अंदर लिखी नहीं जाती। ये उस कंट्री के अंदर, सिटी के अंदर या उस लोकेलिटी, सोसाइटी के अंदर अंडरस्टूड समझी जाती है कि ये ऐसे ही होना है, इसलिए उनको लिखा नहीं जाता। ये कौन सी टर्म्स है ये मैं आपको आगे बता देता हूँ कि इम्प्लाइड टर्म जो होती हैं वो लेजिस्लेशन होता है, रेगुलेशन होता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ लेजिस्लेशन की हुई है कि अगर आप ओपन एरिया में सिगरेट पिएंगे तो आपको ये फ़ाइन होगा। अब ये कंट्रैक्ट के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं, ये कानूनी एक कानून बना दिया गया हुआ कि अगर कोई ओपन पब्लिक प्लेस के ऊपर सिगरेट पिएगा तो उसको ये फ़ाइन होगा। ऐसे डिफरेंट लेजिस्लेशन है, हर किस्म की डिस्प्यूट के लिए कुछ लेजिस्लेशन बना दिए गए। तो वो जो गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट लेजिस्लेशन बना देती है, कानून बना देती है किसी काम के लिए, तो उसको फिर कंट्रैक्ट के अंदर लिखने की दोबारा से ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो कानून है, उसको तो आपने हर हाल में फॉलो करना है, बाइड बाय करना है, उसको आपने मानना है। अगर आप उसको नहीं मानेंगे तो उसकी जो स्टैंडर्ड जो पनिशमेंट होगी वो उसको मिलेगी जो नहीं मान रहा। तो जितनी भी लेजिस्लेशन होती है उनको कंट्रैक्ट के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड होती है कि अगर इसको नहीं माना गया तो इसकी ये पनिशमेंट है। रेगुलेशन, जो भी रेगुलेशन ऐसे कानून के साथ जो भी रूल्स होते हैं, जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ रूल्स डिफ़ाइन कर देती है, फेडरल गवर्नमेंट कुछ रूल्स डिफ़ाइन कर देती है, ऐसे डिफरेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट अपने अपने काम को करने के लिए कुछ रूल्स डिफ़ाइन कर देते हैं। जैसे कस्टम क्लियरेंस के लिए कुछ रूल डिफ़ाइन है कि जी आपने इन रूल्स को फॉलो करते हुए कस्टम क्लियरेंस करवानी है। आपने अगर बैंक जाना है, अकाउंट करवाना है, तो उसके लिए बैंक ने कुछ रूल्स डिफ़ाइन कर दिए हैं कि भाई ये बैंक, अगर आपने न्यू अकाउंट खोलना है तो उसके ये रूल्स हैं, अगर आपका कंपनी अकाउंट है तो ये रूल्स हैं, इंडिविजुअल है तो ये रूल्स हैं। जैसे अगर कोई सैलरी पर्सन जाता है तो वो कहेंगे भाई आप अपनी कंपनी से एक लेटर लिखवा के लाएँ कि आप इस कंपनी में काम करते हैं और इतने अरसे से कर रहे हैं, ये आपकी सैलरी है, तो आपको सैलरी अकाउंट का अकाउंट खोल दिया जाए बैंक में। तो ये बैंक का रूल्स है। अब इसको कॉन्ट्रैक्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है। जब भी किसी को ज़रूरत होगी तो वो इसी को फॉलो करेगा। ऐसे हर डिपार्टमेंट के, जो भी गवर्नमेंट का या नॉन गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में, हर जगह पे कुछ रूल्स डिफ़ाइन कर दिए जाते हैं कि जी ये रूल्स हैं यहाँ पे काम करने के, यहाँ पे आने के, जाने के। तो उन रूल्स को फिर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही जो लेजिस्लेशन गवर्नमेंट कर देती है उसको भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो एक्सप्रेस टर्म्स हैं वो क्या है? एक्सप्रेस टर्म में प्राइस है, स्पेसिफिकेशन है। आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट में जो एक्सप्रेस करेंगे वो उसकी प्राइस को करेंगे और उसके जो स्पेसिफिकेशन है प्रोडक्ट की कि जिसके लिए वो प्राइस दी गई है उसको करेंगे। तो ये आपके एक्सप्रेस टर्म्स हैं कि प्राइस, स्पेसिफिकेशन, या और इसी तरह से जो भी आप प्रोडक्ट के रिलेटेड लिखें कि जी हमारे जो बायर और सेलर के दरमियान जो एग्रीमेंट हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, या जो पीओ हम इसको दे रहे हैं और वो पार्टी इसको एक्सेप्ट कर रही है अपनी साइन और स्टैम्प के साथ, तो हमारे दरमियान ये टर्म्स हुई हैं। तो वो प्रोडक्ट के रिलेटेड होंगी जो आप दोनों के दरमियान बाय और सेल हो रही है। और जो उस इलाके के, उस कंट्री के, उस सिटी के लेजिस्लेशन होगी और जो इम्प्लाइड
टर्म्स होंगी, यानी जो लेजिस्लेशन है वो वहाँ पे नहीं लिखी जाएगी, वो अंडरस्टूड होगी कि चूँकि ये डिस्प्यूट में अगर जाएगा कंट्रैक्ट तो इसी इलाके में इसकी कोर्ट इसको सुनेगा, तो वो जो कोर्ट सुनेगा वो उसकी लेजिस्लेशन जो वो ऑलरेडी अवेलेबल है उसके मुताबिक होगा। तो इसलिए दो तरह के टर्म्स कंट्रैक्ट के होते हैं और उसमें से एक्सप्रेस टर्म्स को आप मेंशन करते हैं और इम्प्लॉयड टर्म्स को आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, वो अंडरस्टूड होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है सर्विस लेवल कंट्रैक्ट। सर्विस लेवल कंट्रैक्ट के लिए जो चैप्टर 1 है उसके अंदर कंट्रैक्ट के नाम से एक वीडियो है इसी डिप्लोमा प्रोग्राम में, तो उसको आप देख लें। सर्विस लेवल जो एग्रीमेंट होते हैं वो बहुत डिटेल होते हैं, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को अगर मेंशन नहीं करते जो सर्विस रिलेटेड होती हैं, क्योंकि सर्विसेज का कंट्रैक्ट एक डिफ़िकल्ट कंट्रैक्ट होता है। प्रोडक्ट का कंट्रैक्ट जो होगा वो थोड़ा सिंपल कंट्रैक्ट होगा, लेकिन सर्विसेज में बहुत सारी डिटेल देनी पड़ती हैं जो अगर आप नहीं देते तो बाद में वो डिस्प्यूट में जा सकते हैं। इसके लिए एक केस स्टडी भी उसमें दी हुई है जो कंट्रैक्ट वाली वीडियो है, तो इसलिए आप उसको सर्विस के कंट्रैक्ट में देख सकते हैं। फिर भी थोड़ा जो बुक में लिखा हुआ बोल देता हूँ कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट शुड बी developed at this stage as part of the contract documents। अच्छा, वो कह रहा है कि सर्विस, एक तो सर्विस का कंट्रैक्ट होता है लेकिन एक गुड्स के साथ भी सर्विस का कंट्रैक्ट होता है। यानी अगर आप कोई इक्विपमेंट ले रहे हैं, कोई प्लांट मशीनरी ले रहे हैं, कोई भी ऐसी गुड्स जिसके जैसे इवन आप रेफ्रिजरेटर लेते हैं, टीवी लेते हैं, तो उसकी भी सर्विस का एक कंट्रैक्ट होगा कि हम इतना टाइम आपको फ्री सर्विस देंगे और ये उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। सर्विस कंट्रैक्ट में आपको जो चीज़ें देखनी चाहिए, द सर्विस लेवल एग्रीमेंट इज़ मेड बिटवीन, दो पार्टियों में ये सर्विस एग्रीमेंट हो रहा है। द एग्रीमेंट विल बी वैलिड अंटिल टर्मिनेशन, उसमें डेट होनी चाहिए उसके टर्मिनेशन की कि ये कब तक वैलिड है और इस डेट के बाद इसको टर्मिनेट कंसिडर किया जाएगा, तो टर्मिनेशन डेट होनी चाहिए कि जी इतने टाइम तक ये वैलिड रहेगा। Agreement outline and parameter of all cleaning services as previously defined by stakeholder and agreement। तो जो भी ये चूँकि क्लीनिंग की कंट्रैक्ट की बात कर रहा है, तो जो भी क्लीनिंग रिलेटेड अगर आप जो भी कंट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्लीनिंग कंट्रैक्ट है तो इसलिए ये लिखा हुआ है, तो उसके रिलेटेड जितनी भी बाई क्लास हैं, जो भी कि अगर आपने क्लीनिंग का कंट्रैक्ट है तो आपने कौन कौन सी जगह उसमें कौन कौन सी चीज़ें रीफिल होंगी, कौन सी सप्लाईज उस कंट्रैक्ट सर्विस में ऐड होंगी, जैसे कि टिश्यू हो सकते हैं, सोप हो सकता है सॉरी। तो इस तरह की डिटेल होनी चाहिए। टू एस्टैब्लिश ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, टू डिस्क्राइब ईच ऑब्जेक्ट ऑफ क्लियर, कंसाइज, अनएम्बिगुअस एंड मेजरेबल मैनर। तो कंट्रैक्ट की जितनी भी टर्म्स है वो मेजरेबल होनी चाहिए ताकि आप उनको बाद में चेक कर सकें और देख सकें कि क्या ये कंट्रैक्ट उसी तरीके से फुलफिल किया गया है। सॉरी। नेक्स्ट है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी जो कंट्रैक्ट का एक हिस्सा होता है, क्योंकि कंट्रैक्ट में जो भी क्लॉजेज होती हैं वो मेजरेबल होती हैं, तो मेजरेबल जहाँ भी क्लास होगी उसके लिए कोई केपीआई आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। केपीआई क्या होता है? ये स्मार्ट होता है। केपीआई यानी स्मार्ट से, स्मार्ट इसकी एब्रीविएशन को इस तरह से करते हैं कि एस से मुराद स्पेसिफिक है, एम से मुराद मेजरेबल है, ए अचीवेबल है, आर रेलिवेंट है और टी टाइम बाउंड है। यानी केपीआई स्मार्ट होता है कि केपीआई स्पेसिफिक होता है, मेजरेबल होता है, अचीवेबल होता है, रेलिवेंट होता है और टाइम बाउंड होता है। कि जो भी आप केपीआई अपने कॉन्ट्रैक्ट में डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि आप सप्लाईज़ के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट में सप्लाईज़ का शेड्यूल दिया गया कि जी हमें इस डेट में इतनी क्वांटिटी चाहिए, तो ये जो केपीआई है ये मेजरेबल केपीआई है, या ये जो क्लॉज है कॉन्ट्रैक्ट की कि हमें इतनी सप्लाईज़ इतने इतने वक्फे से इतनी क्वांटिटी की चाहिए, तो ये जो क्लॉज है ये एक मेजरेबल केपीआई है।
कि जब आपने वो क्लास मेंशन कर दी कंट्रैक्ट के अंदर, तो उसके बाद आप उसको मेजर कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को, अपने सप्लायर की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं कि जो हमने कंट्रैक्ट के अंदर मेंशन किया था कि इस डेट में इतनी क्वांटिटी आए हमारे पास,